आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आप लगातार एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन देख रहे होंगे तो उस हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है यूक्रेन क्राइसिस पर। मेरा सलाह ये रहेगा कि पहले आप वो वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। उससे आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा। उस यूक्रेन क्राइसिस के तहत आप देख रहे हैं कि एक अलायंस बन रहा है। किसके किसके बीच में अलायंस बन रहा है? एक अलायंस चाइना और ये रहा रसिया। एक अलायंस बन रहा है चाइना और रसिया के बीच में। किसके अगेंस्ट बन रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट बन रहा है, और कहें टू बी प्रिसाइज नाटो फोर्सेस के अगेंस्ट एक अलायंस ये बन रहा है। और ये रहा अपना भारत। हम लोग दोनों चीज को एक आर्म्स लेंथ के डिस्टेंस के साथ हम लोग वॉच कर रहे हैं और एक कैलिब्रेटेड मूव लेगा भारत। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मैप मैंने क्यों शो किया है। इस मैप को दिखाने का मकसद मात्र ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि चाइना एंड रशिया शेयर्स बॉर्डर। इसका यूज आगे होगा। चाइना और रशिया बॉर्डर शेयर करता है, और वो जो बॉर्डर है तकरीबन 4000 किलोमीटर का दोनों देश के बीच में बॉर्डर है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस पर मेल कर सकते हैं bpsccracker4016@gmail.com, और इसी पर आपको हमारे टीम के द्वारा रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं बिल्कुल करें। तो लेट्स बी वेरी क्लियर, एन अलायंस विल बी देयर। एक तो यूएस, और अभी का कंडीशन क्या है? मल्टीलैटरलिज्म नहीं है, अभी यूनिलैटरलिज्म है। व्हाट इज दिस यूनिलैटरलिज्म? एक ही सुपर पावर है, वो है अमेरिका। अमेरिका को थोड़ा बहुत चैलेंज कौन कर रहा है? चाइना। पर चाइना इज नॉट इन अ पोजिशन टू क्रिएट अ बाइपोलर वर्ल्ड। अभी 1991 के पहले क्या था? बाइपोलर वर्ल्ड था। एक पावर रशिया था, दूसरा पावर यूनाइटेड स्टेट्स था। अभी ऐसा कंडीशन नहीं बन पाया है कि एक वर्ल्ड पावर चाइना है और दूसरा वर्ल्ड पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। कहा जाता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पर सच्चाई यह है कि एक ही पावर है, अभी सुपर पावर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेट अस मूव। अभी आप देखें तो 4 फरवरी को एक बैठक होती है बीजिंग में। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और जी जिनपिंग के बीच में एक बैठक होती है बीजिंग में। इस बैठक में क्या होती है? अभी आपको पता है कि रसिया जो है इट इज अबाउट टू अटैक यूक्रेन। वो क्या कह रहा है कि यूक्रेन के जितने बगल में देश हैं, पुराना वीडियो देखिए, वो सब नाटो के एलाई हैं। यहां पर रसिया है। रसिया का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे बैकयार्ड में आकर नहीं बैठ सकता है। वो कह रहा है कि यूक्रेन नाटो फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि अगर नाटो फोर्सेस यहां आ जाएंगे तो एकदम रसिया के माथे पर अमेरिका अपने फोर्सेस को डिप्लॉय करेगा, और रसिया नहीं चाहता है। रसिया कह रहा है कि आप अपना नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकिए। अमेरिका कहता है कि क्यों ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को हम रोके? अभी तो 2014 में आपने क्रीमिया को एनेक्स किया है यूक्रेन से। आप इसको भी अटैक कर लेंगे और यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे। आपको बताते चले कि यूक्रेन का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था जब यूएसएसआर था, सेकंड पॉपुलस कंट्री है, वो सब बता चुके हैं। इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ द टाइम इफ आई रीइटरेट दोस। अब ये जो बैठक हुई है बेसिकली क्या हुई है? रसिया को क्या लगता है कि अगर यूक्रेन के साथ युद्ध होता है, वो 1 लाख फोर्स को तैनात कर रखा है यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो रसिया को लगता है कि अगर वो यूक्रेन पर अटैक करता है तो अमेरिका के जितने एलाई हैं, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन तो ओपन सपोर्ट में आ चुका है अमेरिका के, ये क्या करेंगे कि रसिया पर एक बैन लगा देंगे। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। जब किसी देश पर कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है तो होता क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस।
जब कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो आप फाइनली कहां पर पहुंच जाएंगे? बीओपी क्राइसिस पर पहुंच जाएंगे और आपकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। अगर आप देखें तो ईरान के साथ अमेरिका ने यही किया है कि उसकी इकोनॉमी को चौपट कर दिया है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर इकोनॉमिक माइट है तभी आपकी कुछ ताकत है, तभी आपकी कुछ वजूद है। इकोनॉमिक माइट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक फुटप्रिंट, तभी कोई पूछ है। नहीं तो आप कितना भी देश बने रहें, अभी आप देखिए कि रसिया की कद इसलिए भी गिरी है चाइना के सामने, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है इट इज 1/10 दैट ऑफ चाइना। तो आपका वेट उतना नहीं रहेगा। तो मामला यह है कि रसिया चाहता है कि अगर वो यूक्रेन पर अटैक करे और अगर उस पर सैंक्शन लगता है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगता है, तो जो चाइना है उसको एक अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म बना दे अपने मित्र देशों के साथ, जैसे पाकिस्तान वगैरह के साथ, और उसके इकोनॉमी पर जो सैंक्शंस लगा है उससे उसको हेल्प करे और उसका इंपैक्ट उस पर नहीं पड़े। बेसिकली रसिया ये चाहता है। ठीक है, अब देखिए रसिया और चाइना का रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप देखें तो अभी दोनों मित्र देश बने हुए हैं, पर दोनों का रिलेशनशिप कैसा है? अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को देखें तो बेसिकली आप पाएंगे कि 1950 में दोनों मित्र देश रहे हैं। 1960 और 70 के बीच में एकदम बहुत ही पैची रिलेशनशिप रहे हैं, फ्रॉस्टी रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत ही मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप है वैसे रिलेशनशिप रहे हैं। 1991 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट साबित होगा, रसिया डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और 2000 में फिर आप देखते हैं कि इनका रिलेशन अच्छा होना स्टार्ट करता है। और प्रिसाइजली अगर आप देखें तो 2014 के बाद इनका रिलेशन बहुत ही अच्छा होने लगता है, मतलब बोनहॉमी इनके बीच में डेवलप करता है। कैसे और क्यों होता है ये बताते हैं। 1950 में तो आपको पता ही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वाला मामला बनेगा। ये सब परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। सेकेंड वर्ल्ड वार वाला मामला है, सब मित्र देश एक साथ इन लोग लड़ेंगे और इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट मेंबर बन जाएंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। उसमें चाइना भी मेंबर है जिसके पास वीटो है और रसिया के पास भी वीटो है। 1960 और 70 के बीच में आप देखें तो पहला तो आपको बता दें कि ये 4000 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है चाइना और रसिया के बीच में 50 से 60 के दशक के बीच में। जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट होगा जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में है तो रिलेशनशिप में दरार तो आएगी ही। जो अभी चाइना और इंडिया के बीच में दरार है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दरार है, तो देयर हैज बीन अ फ्रॉस्टी रिलेशनशिप इन ड्यूरिंग 1960s एंड 70s ड्यू टू द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द चाइना एंड रसिया। 4000 साढ़े 4000 किलोमीटर 4200 का बॉर्डर शेयर है। 1960 और 70 के बीच में आप देखिए कि डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेज आता है। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेज? आप चाइना और रसिया अगर आप दोनों को देखें तो दोनों कम्युनिस्ट देश है। जब दोनों कम्युनिस्ट देश है तो चाइना का यह कहना है कि जो कैपिटलिस्ट देश है जैसे अमेरिका, इनके खिलाफ एक पूरा वायलेंट युद्ध होना चाहिए और पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म का ध्वज लहरना चाहिए। जिस तरह से भी हो वो कहता है कि कैपिटलिज्म थ्रेट है कम्युनिज्म के लिए और कम्युनिज्म जब को स्थापित करने के लिए वायलेंट तरीका ही अपनाना चाहिए, पर अपना लेना चाहिए। पर यहीं पर रसिया का क्या कहना है कि ठीक है कम्युनिज्म तो आना चाहिए पर साथ में कैपिटलिस्ट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिज्म के परिभाषा में जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आप देखते हैं कि दोनों का मकसद क्या है? आज़ादी है, पर एक्सट्रीमिस्ट का तरीका अलग है, मॉडरेट का तरीका अलग है। उसी तरह से यहाँ पर कैपिटलिस्ट दोनों कम्युनिस्ट देश हैं पर दोनों के तरीका अलग होता है। चाइना कहता है कि दोनों को साथ रह लेंगे, ये कहता है कि वायलेंट तरीका से हम लोग उस पर कब्जा करना चाहिए। तो दोनों के बीच में दरार आ जाएगा 60-70 के बीच में। 1991 में आप देखेंगे कि रसिया डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा और अभी प्रेजेंट डे रसिया बन जाएगा। और 2014 एक बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट साबित होगा। क्यों इन्फ्लेक्शन पॉइंट साबित होगा? आप देखेंगे कि रसिया जो है क्रीमिया को एनेक्स कर लेगा। क्रीमिया किसका पार्ट है? यूक्रेन का पार्ट है, उसको एनेक्स कर लेगा। क्यों एनेक्स करेगा? क्रीमिया सी को ओपन करता है और जब सी को ओपन करता है तो रसिया को ट्रेड करने में सहूलियत होगी मेडिटेरेनियन सी वगैरह में, यूरोप में, इसलिए एनेक्स करता है। और भी कारण है। जब वो एनेक्स करता है
तब क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट और उसके एलाई? अभी मैंने आपको बताया, वो उस पर इकोनॉमिक बैन्स लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। बैन लगाने का मतलब है कि आज के प्रेजेंट डे में मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी को हम चौपट कर देंगे। तो इकोनॉमी को चौपट करने से क्या होगा? लोग के पास रोजगार नहीं रहेगा, लोग के पास निवेश नहीं रहेगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। लोग के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो लोग आप ही के खिलाफ विरोध कर देंगे और इस तरह से आप इंटरनेशनल ऑर्डर, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो कि ईरान के केस में हो रहा है। जब उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है 2014 में, तो इसके मदद में एक देश खड़ा होता है, उस देश का नाम है चाइना। चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, पर चाइना क्या चाहता है? चाइना यूएस को चैलेंज करना चाहता है। जब चाइना को यूएस को चैलेंज करना है, तो जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया है कौटिल्य के कि अगर एक आदमी के दो दुश्मन हैं तो दोनों दुश्मन मित्र हो जाते हैं। तो चाइना और रसिया के बीच में नज़दीकियां बढ़ना स्टार्ट होती हैं। चाइना और रसिया किसके खिलाफ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ। चाइना भी चाहता है कि उसको विश्व शक्ति के रूप में देखा जाए, उसको एज ए चैलेंजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स देखा जाए। चाइना क्या करता है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होता है उसमें जब पूरे अमेरिका के एलाई मित्र उस पर बैन लगाते हैं, चाइना रसिया की मदद में आता है और 400 बिलियन का निवेश कर देता है। आपका टारगेट क्या था बैन लगाकर? उसकी अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए वो 400 बिलियन का निवेश कर देता है। आपको पता होना चाहिए, रसिया इज हैविंग अ ह्यूज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। चाइना को नेचुरल गैस चाहिए। क्यों चाहिए? उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसको नेचुरल गैस की जरूरत है। 400 बिलियन का जब निवेश करेगा तो उसकी इकोनॉमी को चरमराने की जो आपकी नीयत थी उसको वो तोड़ देता है, उसको सक्सेसफुल नहीं होने देता है। फिर आप देखते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद चाइना क्या करता है कि दोनों देश के बीच में ट्रेड बढ़ा देता है। जो ट्रेड प्री 2014 तक $50 बिलियन का था, उस ट्रेड को बढ़ाते हुए $147 बिलियन का ट्रेड का बढ़ावा कर देता है। कहने का मतलब है कि इकोनॉमी का जो उस पर इम्पैक्ट था उसको हनुमान की तरह खड़ा हो जाता है चाइना और रसिया को हेल्प करना स्टार्ट करता है। साथ में जब उस पर बैन लगता है तो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम के थ्रू चाइना जो है रसिया को पेमेंट देना स्टार्ट होता है। तब जब चाइना ऐसा करता है तो रसिया क्या करता है? 2014 तक रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, पर 2014 के बाद रसिया चाइना का एकाधिकार मान लेता है ताइवान पर, और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक विक्ट्री है। क्यों डिप्लोमैटिक विक्ट्री है? वन चाइना पॉलिसी को कौन इंडोर्स कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट मेंबर इंडोर्स कर रहा है। चाइना ने उसकी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया और इसके बदले रसिया ने ताइवान पर एक छत्र राज चाइना का मान लेता है कि उसका टेरिटरी है, और ये चाइना के लिए एक डिप्लोमैटिक विक्ट्री है। तो ये पूरी स्टोरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस स्टोरी के आगे क्या होता है। अभी आपको एक चीज बताते चले कि चाइना जो है उसका जीडीपी ही ताकत है। हमने एक जीडीपी में बताया था आपको C+I+G+NX, इसका कंट्रीब्यूशन भारत के परिप्रेक्ष्य में 56% है और यही चाइना के परिप्रेक्ष्य में है। चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका जीडीपी भी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप चाइना और रसिया का जीडीपी को आप कंपेयर करें तो रसिया का जीडीपी है 1/10 ऑफ चाइना है। अगर मानते हैं जीडीपी 1,000 रुपया है चाइना का, तो इसका रसिया का जीडीपी मात्र 100 रुपया है। तो ये एक पता रहेगा, तो आगे हम लोग इसको लिंक करेंगे। अब कहने का मतलब है कि क्या सही में वाकई में दोस्ती हो रही है चाइना और रसिया में, कि कुछ दिखावा है, कुछ उसके बीच में फिजर्स हैं, कुछ दरार हैं क्या, कि एकदम अच्छे दोस्त बन गए हैं? जैसे रसिया और इंडिया क्या है कि बहुत अच्छे मित्र हैं, पर क्या फिजर्स हैं चाइना और रसिया के केस में? अगर आप देखें तो क्रीमिया को एनेक्स तो कर लेता है 2014 में रसिया, पर क्रीमिया को जैसे ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना, बट चाइना ने क्रीमिया को
रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है कि दैट इज द पार्ट ऑफ रशिया। तो एक ये दोनों के बीच में दरार की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। अगर आप देखें चाइना और रसिया के बीच में जो दोस्ती हो रही है, दोस्ती हमेशा बराबर पार्टनर के बीच में होती है। यहां पर क्या है, दोस्ती यूं हो रही है, चाइना ऊपर है, रसिया नीचे है। तो चाइना जो है रसिया को एक जूनियर पार्टनर के रूप में ट्रीट करेगा, पर रसिया जूनियर पार्टनर ट्रीट होने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अभी वो हैंगओवर में है, अभी उसका हैंगओवर नहीं उतरा है। कौन सा हैंगओवर? 1991 के पहले वाला हैंगओवर, जिसमें वो एक ब्लॉक का हेड रहा है, जिसमें दूसरे देश उसके साथ अलाइन होते थे अमेरिका के खिलाफ। तो एक ये भी दूसरी कड़ी है जो दिक्कत कर रही है, दोनों के बीच के रिलेशनशिप की गांठ है। तीसरी बात यह है कि रसिया को पता है कि चाइना ट्रेड के मामले में बार्गेनिंग बहुत ही अलग किस्म का करता है, बहुत बार्गेनिंग करता है। और जब बार्गेनिंग करता है तो ये पाया गया है कि जो नेचुरल गैस रसिया यूरोप को सप्लाई करता है, फ्रांस को सप्लाई करता है, जर्मनी को सप्लाई करता है, उस पर ज़्यादा बेनिफिट है कंपेरिजन टू द नेचुरल गैस विच इज़ बीइंग सप्लाइड टू द चाइना। अभी हमने बताया कि $400 बिलियन का निवेश हुआ है नेचुरल गैस में। तो वो जो डील हुआ है, डील तो हुआ है, पर उतना द डील इज शिफ्टेड इन द फेवर ऑफ चाइना एज कंपेयर टू दैट ऑफ रशिया। तो ये एक तीसरी गांठ है इन दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप चाइना और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड देखें तो चाइना और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड इज वेरी 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 हाई कंपेयर टू चाइना रसिया ट्रेड। तो चाइना एक व्यापारिक देश है, उसके लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को पता है कि उसकी पूछ तभी तक है जब तक उसकी इकोनॉमिक फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक फुटप्रिंट वो देखता है कि चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ उसके ट्रेड बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए इस एक्सिस में चौथा गांठ है कि रसिया के चलते इनके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ वो अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना पसंद करेगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट गांठ ये है कि अभी हाल में आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना और चाइना के फर्म पर बैन लगा दिया। जब बैन लगा दिया तो उसको एक देश उसके सपोर्ट में था, वो है यूक्रेन। क्यों? यूक्रेन के केस में क्या हुआ है कि बहुत चाइना का मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर रहा है यूक्रेन। लड़ाई यूक्रेन का है बेसिकली कॉर्न के मामले में। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो चाइना का हुआ है वो यूक्रेन में हुआ है। तो चाइना को एहसास है कि यूक्रेन इज ऑल्सो अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द चाइना, सो इट विल नॉट ट्राई टू स्पॉइल इट्स रिलेशनशिप to the European Union on the one hand and Ukraine on the other hand, just merely for the Russia। और रसिया के साथ उसके हिस्टोरिक टाइज उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंट और ये जो फीचर्स हैं जो प्रेजेंट हैं चाइना और रसिया के रिलेशनशिप में। पर अभी दोस्ती क्यों हुई है? दोस्ती बेसिकली वो एक दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करने के लिए दो दुश्मन साथ आ गए हैं। वो दोनों दुश्मन हैं चाइना और रसिया। अब आप देखिए डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चाइना एंड रसिया। अगर आप रसिया का इंटरेस्ट देखेंगे तो रसिया का इंटरेस्ट कहां है? यूरोप। और चाइना का एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एशिया, इंडो पैसिफिक। तो इसका चाइना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यूरोप में फैलाना चाहता है, चाइना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एशिया में फैलाना चाहता है। तो एक वहाँ पर फैलाना चाह रहा है, एक इंडियन ओशन में फैलाना चाह रहा है। तो दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं। जब दोनों के इंटरेस्ट और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अलग अलग हैं तो किसी दूसरे मुद्दे पर साथ में आना उस दोस्ती में बहुत प्रगाढ़ता नहीं है, उस दोस्ती में बहुत डेप्थ नहीं है। अब आगे देखिए अभी अमेरिका क्यों इतना एक्टिव है। अगर आप अमेरिका को देखिए तो अभी अमेरिका का विथड्रॉल हुआ है अफगानिस्तान से, और ये जो विथड्रॉल अफगानिस्तान के साथ हुआ है अमेरिका का, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग विथड्रॉल है। जब एक सुपर पावर का ह्यूमिलिएटिंग विथड्रॉल हुआ है तो अमेरिका को, विश्व को एक मैसेज देना है कि देखो अफगानिस्तान में जो मेरा मूव है वो टैक्टिकल मूव है, वो किसी डर के मारे मूव नहीं है, वो मेरे ह्यूमिलिएटिंग डिफीट नहीं है, पर एक टैक्टिकल मूव है। पर अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं ये अमेरिका की हार के रूप में इसको काउंट कर रहे हैं, और अमेरिका इस चीज़ को कभी नहीं चाहता है कि उसके इमेज पर कुछ भी डेंट हो। दूसरी बात अगर आप देखें तो अभी पूरा दुनिया ये देखना चाहता है
कि अमेरिका अपने नेटो मित्र के साथ खड़ा होता है कि नहीं, अमेरिका अपने एलाइज के साथ खड़ा होता है कि नहीं। अभी एलाई उसका कौन हो गया है? यूक्रेन। नेटो का वो एक्सपेंड कर रहा है, तो पूरा दुनिया देख रही है कि जब रसिया 1 लाख फोर्स यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़ा कर चुका है, तो अमेरिका कितनी बहादुरी से, जो सुपर पावर कहा जा रहा है, अपनी ताकत दिखा पाता है कि नहीं। तो अमेरिका भी पीछे हटने के अभी मूड में नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इंडिया बिटवीन स्काई एंड कैरिबिस, अब इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया क्या करे? एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक तरफ रसिया है, और बीच में इंडिया पड़ गया है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जाए कि इंडिया रसिया के साथ जाए? आपको बताते चले कि रसिया हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। जब रसिया मेजर डिफेंस पार्टनर है तो यूनाइटेड स्टेट्स भी मेजर डिफेंस पार्टनर है, पर रसिया के साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज हैं। जो रसिया डिफेंस का डील करता है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, जबकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने में यूएस बहुत ही आनाकानी करता है, जो कि सच्चाई है। जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है तो याद रखिए, भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, भारत में एमएसएमई आता है, भारत में रोजगार पैदा होता है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के चलते टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन होता है, और इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग होता है और इकोनॉमी हमारा बहुत ही अच्छा चलता है। तो कहने का मतलब है कि रशिया टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है। रसिया एक मोर रिलायबल पार्टनर है जब भी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जरूरत पड़ती है। पर अमेरिका के केस में क्या है? देखिए, अमेरिका एक एंकर के रूप में है भारत के लिए, कड़ी के रूप में है। किस कड़ी के रूप में है? अमेरिका अभी इंडो पैसिफिक में एक्टिव है। किसको कंटेन कर रहा है? चाइना को कंटेन कर रहा है। कोई भी मूव जो अमेरिका को कमजोर करेगा वो भारत के हित में नहीं है। क्यों? भारत को थ्रेट किसी से, यूनाइटेड स्टेट्स से थ्रेट नहीं है, रसिया से थ्रेट नहीं है, पर भारत का अगर कोई इमीडिएट थ्रेट है तो वो नेबरहुड में है, वो है चाइना में। तो गलवान घाटी वाला जो युद्ध है, जिसमें हम लोगों ने 20 से 25 सैनिकों को खोया है चाइना के कारण, तो जो भी स्टेप यूनाइटेड स्टेट्स को कमजोर कर रहा है वो भारत के हित में नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाता है यूरोप में यूक्रेन क्राइसिस में, तो यूनाइटेड स्टेट्स का ध्यान इंडो पैसिफिक से हट जाएगा, जो कि भारत के हित में नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ही एक गजब की स्थिति है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जाएं कि रसिया के साथ जाएं। रसिया इन मुद्दों के लिए इंपॉर्टेंट है और यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि वी नीड अ काउंटर वेट इन द इंडो पैसिफिक, और काउंटर वेट कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। दूसरी बात, डिफेंस डील को देखें तो रसिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है। कुछ डिप्लोमैट का मानना है कि अगर इंडिया कोई भी साइड अभी ले लेता है, अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज में है, अगर यूएस के साथ चला जाता है या रसिया के साथ चला जाता है, कोई भी कैंप में के साथ चला जाता है इंडिया, तो इंडिया अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहता है। इंडिया ऐसे कैंप में जा रहा है जिससे इंडिया को कोई मतलब नहीं है। इंडिया को यूक्रेन क्राइसिस से ना उसके नेबरहुड में है, ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन में क्राइसिस हो जाएगा तो प्रवासी भारत आ जाएंगे। तो एक ऐसे युद्ध में जहां पर भारत का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर भाई भारत को कोई भी पक्ष में जाने की जरूरत ही नहीं। हमें क्या जरूरत है? पर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि भारत कहता है कि वो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अगर आप विश्व शक्ति बनना चाहते हैं और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब आप कोई साइड नहीं लेंगे, कोई आप स्टैंड नहीं लेंगे, तो कैसे आप विश्व की महाशक्ति में काउंट होंगे? पर डिप्लोमेसी में हमेशा स्टैंड लेना उचित नहीं है। ये बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन है। बहुत चांसेज हैं कि युद्ध नहीं होगा, बहुत चांसेज है कि डिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो इट विल बी काइंड ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, और एटॉमिक शक्ति जो भी हैं वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाएंगी नहीं। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये है कि भारत को अभी क्या करना चाहिए। कुछ डिप्लोमेट का कहने का मतलब है कि हम लोग हमेशा अपने पूर्वज को, दूरदर्शिता को सलाम करना चाहिए। हमारे पूर्वज ने क्या किया है? नेहरू जी को आप जितनी भी गालियां दे लें, पर नेहरू जी दूरदर्शी थे, नेहरू जी विजनरी थे। वो उस समय नेम की जिक्र किए हैं और वो फिर रेलिवेंट हो जा रहा है। इंडिया को किसी कैंप में नहीं जाना चाहिए। इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसीज को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए और इंडिपेंडेंट मैन्यूवर करना चाहिए, जैसा कि अभी हाल में किया हम लोगों ने। जब यूएस ने सैंक्शन लगाया रसिया के अगेंस्ट, हमने क्या किया?
उस सैंक्शन के बावजूद S-400 जो मिसाइल एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है रसिया के साथ खरीदा। ऐसा नहीं है कि यूएस ने हमें हड़काया और हम लोग मान गए, हम लोगों ने अपने निजी इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा। अभी हमारा निजी इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक में हम लोग नहीं चाहेंगे कि अमेरिका कमजोर हो। दूसरी बात, क्वाड किन देशों का है? इंडिया का है, अमेरिका का है, जापान का है और ऑस्ट्रेलिया का है बेसिकली। अगर आप देखें तो क्वाड क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। हम लोग बोलते नहीं कि मिलिट्री अलायंस है, पर एक काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है। टू कंटेन हुम? टू कंटेन चाइना। तो भारत को क्वाड के साथ जो अगली बैठक जापान में होनी है वहां तक वेट करना चाहिए और देखना चाहिए, और भारत को क्वाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमारा इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमेरिका की तरफ टिल्टेड होना चाहिए। क्योंकि ये जो मूव है ये कमजोर कर देगा किसको? चाइना को मजबूत करेगा और हमारे इंटरेस्ट को कमजोर करेगा, पर साथ में भारत को कोई भी ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हैं और आप अपना आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।